వేస్తూ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంత సరళమైన వ్యక్తి కాదన్నారు ఆర్ఎస్ఎస్ సీనియర్ నేత రామ్ మాధవ్. ఈ విషయంలో ట్రంప్ ను ప్రత్యేకంగా డీల్ చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ పై సుంకాల భారం మోపుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ ను ఉద్దేశించి రామ్ మాధవ్ చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ट्रंप जितना हम सरल मानते थे उतना सरल आदमी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ट्रांसैक्शनलिस्ट तरह का व्यक्ति है और उनके मन में एक बात स्पष्ट है, जो भी वो करे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाए, वो अकेला उनका लक्ष्य है। अमेरिका में समय समय पर ऐसा नेतृत्व आया। मुझे याद है कि वुड्रो विल्सन 1919 में उनका पराजय हो गया था चुनाव में, तो उसके बाद जो अमेरिका में नेतृत्व आया एकदम आइसोलेशनिस्ट बन गया, सबसे संबंध नाता सब तोड़ दिया, तोड़ के अपना विकास में पूरा लग गया, तो उसी दृष्टि से चलता रहा। उसी प्रकार के एक नेतृत्व है, वो दुनिया में केवल भारत को तंग नहीं कर रहा है, 21 देशों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है टैरिफ्स को लेकर। तो उनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल के साथ कैसे निपटना है वो हमारी सरकार उसकी दृष्टि से काम करेगी। టారిఫ్ల నుంచి బయటపడేందుకు కేంద్రం మార్గాలను అన్వేషిస్తుందని రామ్ మాధవ్ తెలిపారు. ఈ విషయంలో ప్రధాని మోదీ అన్ని అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ నేత రామ్ మాధవ్. हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें इसको ध्यान में रखकर कई कदम उठा रहे हैं। हम भी अपने आर्थिक व्यवस्था पर असर ना आए इसका ध्यान रखकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल विफल, वैसे तो मैं वही कह रहा हूं ना, ट्रंप अनेक देशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। बहुत घनिष्ठ मित्र, एक साथ चलने वाले, 5 वेव्स का हिस्सा है। ऐसा कनाडा के साथ क्या किया ट्रंप ने? तो इसलिए ट्रंप का एक स्टाइल है, उसके साथ निपटने का अपने ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल वो ट्रांसैक्शनल व्यक्ति है, नहीं बिल्कुल विफल नहीं है। हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें इसको ध्यान में रखकर कई कदम उठा रहे हैं। हम भी अपने आर्थिक व्यवस्था पर असर ना आए इसका ध्यान रखकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल विफल, वैसे तो मैं वही कह रहा हूं ना, ट्रंप अनेक देशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। बहुत घनिष्ठ मित्र, एक साथ चलने वाले, 5 वेव्स का हिस्सा है। ऐसा कनाडा के साथ क्या किया ट्रंप ने? तो इसलिए ट्रंप का एक स्टाइल है, उसके साथ निपटने का अपने ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल वो ट्रांसैक्शनल व्यक्ति है। భారత్ అమెరికా సంబంధాలు చాలా ఎత్తుపల్లాలను చూశాయని గత చరిత్రను ప్రస్తావించారు రామ్ మాధవ్. క్లింటన్, నిక్సన్ సమయంలో జరిగిన ఉదంతాలను వెల్లడించారు. వాజ్పేయి సమయం నుంచి రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు గాడిన పడినా ఇప్పుడు ఎదురైన ఆటంకాలను అధిగమించడం పెద్ద కష్టం కాదని పేర్కొన్నారు ఆయన. दोनों देशों के रिश्ते एक ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे हुए हैं कि इस प्रकार के उतार चढ़ाव के चलते लंबे समय तक हमारे बीच में कोई खाई नहीं आएगा, क्योंकि ये एक क्रिटिकल मास है ना, वो टेक ऑफ कर चुके हैं ये रिलेशनशिप। बट अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, पहले भी थे। आपको मैं याद दिलाऊं, निक्सन जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो हमारा संबंध बहुत कठिन रहा है, बहुत कठिन रहा है। उससे पहले जब कैनेडी थे तो बहुत अच्छा रहे। चाइना का युद्ध हुआ तो हमारे को बहुत सहयोग मिला। बट जब हम 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे तो निक्सन ने बहुत प्रयास किया हमको परास्त करने का। उसी प्रकार 98 में क्लिंटन के साथ हमारी समस्या रही, अप्स एंड डाउन्स रहे। पिछले 20 साल में लगातार सरकारें, वाजपेयी जी की सरकार से लेकर सबने जो कोशिश की उससे एक अच्छे लेवल पर पहुंचा है। तात्कालिक ऐसा मैं मानता हूं हम जरूर ओवरकम करेंगे। दो बड़े डेमोक्रेसी, हमको साथ में चलना होगा। देखिए, ఇక చైనాకు మళ్లీ చేరువ కావడం పైన తన అభిప్రాయాన్ని కుండబద్దలు కొట్టారు రామ్ మాధవ్. చైనాతో బలమైన ఆర్థిక, వాణిజ్య బంధం భారత్కు ఉందని చెబుతూనే గాల్వన్ సంఘటనతో సంబంధాలు బెడిసికొట్టినా అవి ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడుతున్నాయని తెలిపారు. हम तो एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी का सूत्र लेकर चलते हैं। स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी का अर्थ यह होता है देश का हित और दुनिया का हित जो हम देखते हैं, जिस दृष्टि से हम देखते हैं उसको ध्यान में रखकर हम सबसे संबंध रखेंगे। उसमें चाइना के साथ हमारा संबंध है, पहले भी थे। आपको याद दिलाऊं कि मोदी जी के आने के बाद शी जिनपिंग अहमदाबाद गए थे,
झूला में दोनों बैठकर वार्ता किए थे। उसके बाद दो बड़े बड़े हमारे संबंध हुए। बीच में एक तनाव का समय आया, गलवान की घटना के बाद थोड़ा समस्या आई थी। अब उससे फिर आगे जाकर हम संबंध निर्माण करके चल रहे हैं। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा स्ट्रांग आर्थिक संबंध है। $140 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड है। ఉగ్రవాదానికి ఊతమిస్తున్న పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ ను వైట్ హౌస్ కు పిలిచి ట్రంప్ విందివ్వడానికి కూడా తప్పుపట్టారు రామ్ మాధవ్. గతంలో ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడిని పిలిచి మాట్లాడితే ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అంతే అభిప్రాయపడ్డారు. కాకపోతే సమస్యల పరిష్కారం కోసం ట్రంప్ అనుసరించే పద్ధతే కాస్త భిన్నమని వెల్లడించారు ఆయన. हम बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं। ट्रंप का स्टाइल को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं वही तो बार बार कह रहा हूं। ट्रंप ने तो किम जोंग उन से अपने नॉर्थ कोरिया के जो भयंकर घोर डिक्टेटरशिप करने वाले वो डिक्टेटर के साथ सिंगापुर में 2 दिन की वार्ता की और कहा कि मेरा बहुत प्रिय दोस्त है। उनका स्टाइल है। उसके कारण न नॉर्थ कोरिया में अंतर आया, न नॉर्थ कोरिया अमेरिका संबंध में कोई सुधार आया है। उसी प्रकार सब प्रकार के गलत लोगों को भी मैं सुधार लूंगा ऐसा सोचकर काम करने वाला व्यक्ति। इसलिए मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति से डील करने का हमको थोड़ा भिन्न तरीका अपनाना चाहिए। सेंटिमेंटल नहीं होना। वो मुनीर को लेकर कर रहा है, उसका घोर विरोध हमारा है। पर ऐसे ही राजनीति उन्होंने मुशर्रफ के साथ की थी अमेरिका ने। मुशर्रफ जो इतना घोर इस प्रकार का आतंकी ताकतों का सहारा देता था, समर्थन करता था, उस मुशर्रफ को तो पूरा सहयोग अमेरिका ने दिया था। अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान में युद्ध के लिए पूरा मुशर्रफ से हाथ मिलाया था। तब भी हम बहुत आहत थे। तो इसलिए अमेरिका का और अमेरिका के नेतृत्व का अपने स्वार्थ के लिए एक स्टाइल होता है। कैसे डील करोगे? ये राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस में यह सब ध्यान में रखना पड़ता है। ఆపరేషన్ సింధూర్ తో చావు దెబ్బతిన్నప్పటికీ పాకిస్తాన్ చేస్తున్న అణు బెదిరింపులను కొట్టిపారేశారు ఆర్ఎస్ఎస్ సీనియర్ నేత రామ్ మాధవ్. అణు బెదిరింపులకు లొంగేది లేదని ఇప్పటికే ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారన్నారు. के न्यूक्लियर थ्रेट से कोई डरने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो सही उत्तर देना था उत्तर दे दिया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत को कोई डरा नहीं सकता है। अगर वहां तक आए तो क्या करना? भारत को भी तो अपना समझ है, अपना समझदारी है उसके विषय में। मुनीर के न्यूक्लियर బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ల మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవన్నారు రామ్ మాధవ్. బీజేపీని విమర్శించేందుకు ఎలాంటి అంశం దొరకనప్పుడు ప్రత్యర్థులు ఇలాంటి విమర్శలు చేస్తారని పేర్కొన్నారు. ये तो अटकलें तो समय समय पर लगाए ही जाते रहते हैं। जब और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो आरएसएस को चित्र पर लाया जाता है, पिक्चर पर लाया जाता है, कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव नहीं है। देखो भाई, आरएसएस और बीजेपी एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए 2 संगठन हैं। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी अपना काम करता है, राजनीति से बाहर समाज में सांस्कृतिक सामाजिक सेवा अनेक कार्य आरएसएस करता है। हम आपसी एक वैचारिक परिवार के नेता आपसी संबंध रखते हैं और उसमें किसी प्रकार का कभी उतार चढ़ाव तनाव कभी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं है। ఎర్రకోట నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ పేరును ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు రామ్ మాధవ్. ప్రధాని ప్రకటన తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలతో పాటు సంఘ్ పరివార్ క్షేత్రాలు ఆనందంగా ఉన్నాయన్నారు. कल माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के आजादी के दिवस के अवसर पर देश के संबोधन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भी जिक्र करना और आरएसएस पिछले 100 साल से जिस प्रकार देशभक्ति भाव से, समर्पण भाव से और सेवा भाव से देश के लिए काम कर रहा है, उस काम का भी प्रशंसा करना और स्वयंसेवक सबके लिए प्रेरणादायी होंगे, यह बात कहना, यह हम सब आरएसएस के लोगों को तो बहुत प्रसन्नता इस बात को सुनकर हुई तो है ही। बट देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के शायद सदस्य नहीं है, बाहर से आरएसएस को देखते हैं, उसके कार्य की गहराई को समझते हैं। ऐसे करोड़ों देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगा। एक बात याद रखना चाहिए, आरएसएस आज 100वें साल में प्रवेश कर रहा है। अक्टूबर माह में 100 साल से हर दिन बढ़ता हुआ संगठन आरएसएस है और कभी 100 साल में एक बार भी वो संगठन टूटा नहीं है। और
100वें साल में भी उसका विकास ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की भी जिक्र की है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जिक्र की है। उससे तो देश के करोड़ों लोगों के मन को बहुत प्रसन्नता जरूर हुई है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है,